बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। ये बहुत अरसे से जो है वो एक फरमाइश आ रही थी कि MBBS इन रोमेनिया, इटली, चूँकि चीपेस्ट ऑप्शन हमारे पास इटली की थी और उसमें थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनका एंट्री टेस्ट है, हाईली कंपेटिटिव है और बहुत सारे लोग शायद जो है वो एक सेकंड ऑप्शन उनको रखनी चाहिए। मतलब अभी मैंने इटली की सीरीज़ शुरू नहीं की, तो जब मैं शुरू करूँगा उसमें मैं स्टूडेंट सबको मोटिवेट करूँगा कि मतलब एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखें, अदरवाइज़ दे हैव टू वेस्ट होल 1 ईयर। ऑल्दो अगर वो सेकंड ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि जनरली उनको इटली के टेस्ट से पहले ही करनी होगी और उसको एक्सेप्ट भी करना होगा उस ऑप्शन को और एडमिशन भी फाइनल करना होगा, सो एज सच फिर इटली की उस तरह से शायद अहमियत नहीं रह जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप स्ट्रक हो जाते हैं, इटली में एडमिशन नहीं हो पाता, तो देन यू हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर। तो ये है जी रोमेनिया सीरीज़ की मेरी पहली वीडियो। ये ऑलरेडी मैं इस हवाले से, इस यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर चुका हूँ 1 साल पहले। ये यूनिवर्सिटी है जॉर्ज एमिल प्लेड यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टर्गोमोरिश। आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। अब जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं उसी तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली हर मुल्क में उनकी अपनी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होती है। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जिसका सैंडविच प्रोग्राम है हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी के साथ। ये पिछले साल मैं अपनी वीडियो में पूरी तफसील बता चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जी जर्मनी में कोई MBBS का प्रोग्राम बताएं जो इंग्लिश में हो, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तो मैंने बताया था उसमें कि 2 प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश में MBBS हो रहे हैं जर्मनी में। उस वीडियो का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये सैंडविच प्रोग्राम करा रही है और इसमें पार्शली आप अगर करना चाहें तो जर्मनी में भी कर सकते हैं और पार्शली टर्गोमोरिश में कर सकते हैं, या पूरे का पूरा 6 साल का प्रोग्राम जो है वो आप किसी एक जगह पे भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप इसका पार्शियल पोर्शन जर्मनी में लेंगे तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन वो अराउंड 23,000 यूरो के पास थी 1 साल की फ़ीस। और जो पोर्शन आप स्टडीज़ का रोमेनिया में लोन लेंगे उसकी फ़ीस है 7500 यूरोज़ पर एनम। तो चलें इसी यूनिवर्सिटी की अब डिटेल शुरू करते हैं। तो ये है जी इसका एजुकेशनल ऑफ़र, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, फील्ड है जी हेल्थ, स्टडी प्रोग्राम है मेडिसिन इंग्लिश, और नीचे जो इनका सैंडविच प्रोग्राम है हैम्बर्ग के साथ उसका जिक्र है। ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, नंबर ऑफ ECTS 6 साल है और 360 ECTS हैं। जनरली यूरोप में जो स्टडीज़ हैं वो ECTS पे बेस करती हैं, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम ECTS, और उसमें 1 साल में आपको 60 क्रेडिट करने को दिए जाते हैं। तो इस तरह 6 साल के जो है वो 360 क्रेडिट बन जाते हैं। सो ये 360 क्रेडिट्स की डिग्री है 6 साल की, और स्टेटस जो उन्होंने दिया हुआ है एक्रेडिटेड ऑथोराइज फुल टाइम और स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाएं तो नीचे इन्होंने लिखा हुआ है जी जो प्रोग्राम हो रहा है रोमेनिया में उसकी 150 सीटें हैं, और जो प्रोग्राम हो रहा है हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के साथ उसकी 200 सीटें हैं। ठीक है जी। तो ये नंबर ऑफ़ सीट्स भी जो है उन्होंने यहाँ पर
आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। और नीचे वो लिखते हैं जी, विद इन द मेडिसिन स्टडी प्रोग्राम द कोर्सेज आर कंडक्टेड इन इंग्लिश, 6 year स्टडीज एंड विद द ग्रेजुएशन एग्जाम, आफ्टर विच द बैचलर डिग्री इज ऑब्टेन्ड एंड डॉक्टर ऑफ मेडिक फिजिशियन टाइटल इज ऑफर्ड। और बाकी ये सारी आगे नीचे फर्दर स्टडीज़ की क्या ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है जी। तो ये जैसे मैंने पहले बोला, ये डबल डिग्री प्रोग्राम है। हाफ आप डिग्री जो है वो रोमेनिया में कर सकते हैं और हाफ डिग्री जो है वो आप जर्मनी में कर सकते हैं। होगी इंग्लिश में दोनों जगहों के ऊपर। रोमेनिया में फ़ीस थोड़ी कम है, 7500 यूरोज़ पर एनम, और जो ईयर्स आप जर्मनी में लगाएंगे उनकी फ़ीस जो है वो 23,000 यूरो, अराउंड 23,000 यूरो पर एनम है। सो ये हो गया जी एक पार्ट हमारे इस वीडियो का। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, इसमें जनरली अब पहले तो सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में था टर्गो मोरिश में अर्ली एडमिशन और रेगुलर एडमिशन, लेकिन अब और भी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने देखा है तो उन्होंने भी यही सिस्टम शुरू कर दिया है, अर्ली एडमिशन और रेगुलर एडमिशन। तो अर्ली एडमिशन जनरली फरवरी मार्च में ये करते हैं और रेगुलर एडमिशन फिर जून जुलाई अगस्त में जो है वो इनके रेगुलर एडमिशन होते हैं। जो सीटें बच जाती हैं या उसको 50-50 करके जैसे भी वो डिवाइड करते हैं। सो अर्ली एडमिशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी एफएससी कर चुके हैं और दे आर स्टक, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बनी या उनके अपने मुल्क में एडमिशन नहीं हुआ, तो वो एज सुन एज पॉसिबल अगर इसको ग्रैब कर लें इस अपॉर्चुनिटी को तो दे विल बी सेफ। ठीक है जी। तो ये 2022 की हैं थोड़ी डिटेल्स। 2023 के एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए, वो अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया। वो जनरली अपडेट होगा आफ्टर 1 जनवरी, 1 जनवरी के बाद जो है वो अपडेट हो जाएगा होपफुली। और जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो जनरली 1 मार्च से ये स्टार्ट करते हैं, अर्ली इनटेक जो है। तो ये थोड़ी सी उसकी ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। ये अर्ली एडमिशन है और ये उसके एडमिशन्स और उसके रिज़ल्ट। ठीक है जी। ये रिज़ल्ट है मेडिसिन सेक्शन के और ये रिज़ल्ट है डेंटिस्ट्री सेक्शन के। चलें इसको एक दफ़ा क्लिक करके देख भी लेते हैं। ये देखें जी, ये इसमें एप्लीकेशन नंबर और डिसीजन, कंडीशनली एडमिटेड, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। कंडीशनली एडमिटेड का क्या मतलब है, रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड का क्या मतलब है। ठीक है जी। तो लास्ट ईयर जो है वो अर्ली एडमिशन्स में उन्होंने 39 कैंडिडेट्स को जो है वो कंडीशनली एडमिट किया। एप्लीकेंट्स पता नहीं कितने होंगे, 39 को उन्होंने कंडीशनली एडमिट किया और बाकी जो है वो उन्होंने उनका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया, 2 स्टूडेंट्स का। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसमें अब थोड़ी डिटेल ये है जी कि एप्लीकेशन लिस्टेड अकाउंट, ये अकाउंट है जी जिसमें आपने पेमेंट्स करनी है। ठीक है। और यहाँ पर ये नीचे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो लिखी हुई है, in order to confirm your place at the university you need to provide document mentioned in the admission methodology which can be found on our website and proceed with the payment of a deposit according to the admission methodology. The deposit will be the first installment 3,750 euro of the yearly tuition fee 7,500 euro। ठीक है जी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि फ़ीस जो है वो 7,500 यूरो है, तो उसकी हाफ जो है वो आपको डिपॉजिट करानी होगी वंस यू आर सेलेक्टेड। और नीचे अकाउंट की डिटेल्स भी दी हुई हैं कि आपने अकाउंट में किस अकाउंट में जो है वो पैसे जमा कराने हैं। ये 2 अकाउंट हैं जी, पेमेंट मेड इन EU और नॉन EU कंट्रीज़ और पेमेंट मेड विद इन रोमेनिया। ठीक है जी। रोमेनिया से पेमेंट करेंगे तो इस अकाउंट में करनी है, और अगर रोमेनिया के बाहर से करेंगे तो फिर आपको ये अकाउंट डिटेल अप्लाई होंगी आप पे। अब ये जी शेड्यूल फॉर एडमिशन इंटरव्यूज़। ठीक है जी। ये एडमिशन इंटरव्यूज़ की, ये जब आप अप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें आपको साथ के साथ पता चल जाएंगी। अब ये देखें जी, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी,
अब उसमें अर्ली एडमिशन के भी उन्होंने 2 सीज़न किए लास्ट ईयर, ठीक है। अब सेकंड सीज़न अर्ली एडमिशन 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने ली जी 9 मई से 31 मई तक। इंटरव्यू कंडक्ट किए जी उन्होंने 7 जून से 10 जून तक। रिजल्ट उन्होंने दिया आपको 15 जून को। डिपॉजिट ड्यू डेट 1 जुलाई। सो अगर आप ये अडॉप्ट करते हैं रोमेनिया, तो रोमेनिया या अदरवाइज कोई भी और यूरोपियन कंट्री, तो आपको बेसिकली इटली के प्रोसीजर से पहले इटली के टेस्ट से पहले आपको अपना एडमिशन फाइनल करना है। सो फिर आई डोंट नो उसके बाद आप इटली की ऑप्शन को चूज करेंगे या नहीं करेंगे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो डिपॉजिट है ये भी आपका नॉन रिफंडेबल है। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर एडमिशन। प्लीज रीड दिस डॉक्यूमेंट फॉर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है जी। अब ये है जी वो डॉक्यूमेंट जो वो कह रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर लिंक करके ये डॉक्यूमेंट जो है उस तक जा सकते हैं और उसको फिर देख सकते हैं। तो अभी पहले हम वो वाली स्क्रीन मुकम्मल करते हैं, बाद में इस पे आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद स्टेप 1 है, यू विल नीड टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल फ्रॉम 9 to 31 ऑफ मई फॉर अर्ली एडमिशन, ठीक है जी। और ये उसका लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आई डोंट नो इस टाइम पे ये काम करेगा या नहीं जी, ठीक है जी। उसी तरह आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है, ठीक है। आप अपना अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ से जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद फिर आप जो है वो नॉर्मली जैसे लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं, आप साइन इन करके तो आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे। वो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी ये पिछले साल की है, अभी साल के एडमिशन शुरू नहीं हुए, तो 2023 के एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम पे फिर इंशाल्लाह इसकी जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। अभी मेन जो हमारा कंसर्न है वो हम टेंटेटिव डेट्स देख रहे हैं और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं, ताकि आप तब तक जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर लें। ये हो गया जी। इस लिंक से जाके यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी टू शेड्यूल अ स्काइप इंटरव्यू, ठीक है जी। अच्छा, अब रोमेनिया में जो है वो बेसिकली एंट्री टेस्ट नहीं है, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे वो, और उस इंटरव्यू मतलब उनकी कैटेगराइजेशन है कि कैसे कैसे वो आपको मार्क्स देंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और उसको फॉलो करते हुए वो आपको सिलेक्ट करेंगे, और उन्हीं में से एक जो है वो स्काइप इंटरव्यू भी है आपका। Your file will be evaluated using the criteria detailed in the document mentioned above. You will receive our decision and further instruction to secure your place in our program, ठीक है जी। वो जैसे जैसे फिर आपका प्रोसेस चलेगा, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे कि आपको फाइनल अपना एडमिशन कैसे करना है। ठीक हो गया जी। ये दोबारा से एक लिस्ट आ गई अर्ली एडमिशन की, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ये देखें जी, एक और लिस्ट आ गई, इसमें इन्होंने 41 नहीं, इसमें ज़्यादा लोगों को जी, इसमें 56 स्टूडेंट को उन्होंने एडमिट किया है और 57 जो है वो एब्सेंट है, ठीक है जी। सो 2 अर्ली एडमिशन इन्होंने लिए और उनके रिजल्ट ये आपके सामने हैं। बाकी सारा वही डिटेल्स हैं। एडमिशन इंटरव्यू के शेड्यूल आ गए जी। फिर अर्ली एडमिशन 22 जी, ये फर्स्ट अर्ली एडमिशन जो है वो ऊपर जो हमने भी डेट्स देखी वो थी सेकंड इनटेक अर्ली एडमिशन, और ये फर्स्ट इनटेक अर्ली एडमिशन है जो बेसिकली 1 मार्च से शुरू हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन और 31 मार्च को क्लोज हो रही है। इंटरव्यू जो है वो 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान है। रिजल्ट जो है वो 29 अप्रैल को है। डिपॉजिट ड्यू डेट जो है वो मई 15, ठीक है जी। तो ये डेट्स आप ध्यान में रखें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1 मार्च के आसपास जो है ये एडमिशन स्टार्ट होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के फरवरी में भी हैं,
तो वो जैसे जैसे हम 1 बाय 1 यूनिवर्सिटी चलेंगे तो यू विल नो कि किस यूनिवर्सिटी का कब है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है जॉर्ज एमिल प्लेड, इसकी जो है वो अर्ली एडमिशन 1 मार्च 2023 से स्टार्ट होंगे। नीचे वही इंस्ट्रक्शंस हैं सारी जो ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड इनटेक में। और उसके बाद है जी अर्ली एडमिशन में अब वो कहता है जी कि when you will apply for early admission you should expect 3 types of decisions। जो ऊपर हमने देखे decisions, तो वो कह रहे जी 3 किस्म के decision इसमें आप expect कर सकते हैं। नंबर 1 conditional admission, you are offered a place in one of our program. In order to secure your place you will need to fulfill the following requirements: passing your the required exam जो आपने अपने मुल्क में दिया हुआ है, जैसे पाकिस्तान में FSC दिया हुआ है या A levels O levels दिया हुआ है, with the grade mentioned in the admission procedure for international students, see equivalence table। ये है जी equivalence table, लेकिन इसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये बेसिकली सारे वो यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम के मुताबिक इन्होंने किया हुआ है। तुर्की भी खैर उन्होंने शामिल कर लिया हुआ है, जॉर्डन भी शामिल है, लेकिन बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन के मुल्क ही हैं ज़्यादा। इसमें चाइना भी शामिल किया हुआ है उन्होंने। तो ये उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक हो गया जी, इक्विवेलेंस टेबल हो गया। मीटिंग द क्राइटेरिया सेट फोर्थ फॉर द रोमेनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर द स्टडी इक्विवेलेंस। पेमेंट डिपॉजिट टू सिक्योर योर प्लेस अकॉर्डिंग टू द एडमिशन मेथोडोलॉजी। इट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ईयरली ट्यूशन फी। पेंडिंग डिसीजन, ठीक है जी, ये पहला कंडीशनल एडमिशन का डिसीजन हो गया। दूसरा है जी पेंडिंग डिसीजन। योर एप्लीकेशन विल बी डेफर्ड इन द रेगुलर एडमिशन सेशन। नो फर्दर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू और यू विल नॉट नीड टू अप्लाई अगेन। ठीक है जी, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है। अगर कंडीशनल एडमिशन वालों में से कोई अपना एडमिशन डेफर कर देगा, नहीं लेगा, फी डिपॉजिट नहीं कराएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच हो जाएगा पेंडिंग स्टूडेंट की तरफ। रिजेक्शन, यू विल नॉट बी ऑफर्ड अ प्लेस इन अवर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड यू विल बी अनएबल टू अप्लाई अगेन ड्यूरिंग द सेम ईयर। ठीक है जी, अब इसमें जो है जो रिजेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट वो एलिजिबल नहीं रहेंगे और वो सेम ईयर अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपने अर्ली एडमिशन में अप्लाई किया, अर्ली एडमिशन फर्स्ट इनटेक, यू आर रिजेक्टेड, आप सेकंड इनटेक और फिर रेगुलर इनटेक में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर आपको अगले साल जाना पड़ेगा या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई करें। ठीक है जी। A list of necessary documents in early admission can be found here। ठीक है जी, ऑलरेडी लिंक मेरे पास खुला हुआ है, मैं दोबारा से इधर खोला है। ये वही लिंक है जो मैंने आपसे भी शेयर किया, उस पर हम बाद में बात करते हैं। ठीक है जी, ये दोबारा से इंपॉर्टेंट डेडलाइंस आ गई और इसमें वही ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो डेडलाइन उसकी 31 मार्च है। इंटरव्यू जो है वो 15 अप्रैल डेडलाइन है। डिसीजन की डेडलाइन जो है वो 29 अप्रैल है। और नीचे फिर वही ट्यूशन फ़ी का जिक्र किया हुआ है जो आपने पे करनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाफ फी जो है वो ईयरली फीस की। ठीक है जी, तो ये पेज हमारा इस तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो अब जो है वो ये था जी अर्ली एडमिशन। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ रेगुलर एडमिशन के ऊपर। ठीक है जी, रेगुलर एडमिशन में भी उसी तरह की सूरत हाल है, वही रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, अब इसका पीरियड चेंज है। एन एप्लीकेशन पीरियड फॉर रेगुलर एडमिशन विल टेक प्लेस इन बिटवीन 16 अगस्त से 22 अगस्त तक। ठीक है जी, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन नॉन यूरोपियन स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये यूरोपियन स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जिनको वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है और उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं नॉन ईयू की निस्बत, जिनका प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, उनको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, उसमें कुछ टाइम लगता है और उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। सो दिस ऑफर जनरली इज नॉट फॉर नॉन ईयू।
आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक देखें ना, इसका एप्लीकेशन जो है वो 28 जून से 2 अगस्त तक है। इंटरव्यू जो है 5 सितंबर से 8 सितंबर है, रिजल्ट 12 सितंबर, डिपॉजिट ड्यू 19 सितंबर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यू डेट 19 सितंबर। सो 19 सितंबर के बाद आप कब वीज़ा अप्लाई करेंगे और कब आप रोमानिया जाएंगे, नो वन नोज, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। सो डोंट गो फॉर रेगुलर एडमिशन, आप अर्ली एडमिशन को ही प्रेफर करें। ठीक हो गया जी। नीचे वही फिर उन्होंने अपना वो एड्रेस और ईमेल दिया हुआ है, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं, इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू पीरियडिकली चेक द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन केस एनी चेंजेस विल अकर। अब अगर आप पोटेंशियल एप्लीकेंट हैं और आप इसमें एडमिशन का सोच रहे हैं, तो यू हैव टू रेगुलरली विजिट दिस वेबसाइट कि अगर कोई भी चेंज है, कोई डेट्स में कोई चेंज है, एडमिशन प्रोसीजर में कोई चेंज है, तो आप उससे अपडेटेड रह सकें। ठीक है जी। और ये उनके फ़ोन नंबर है, फैक्स है, और ये ईमेल एड्रेस है। अगर किसी को कोई इंडिविजुअल बेस पे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या अपनी किसी क्वेरी को डिस्कस करना है, तो वो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल कर सकता है। ये हो गई जी दो मेन चीज़ें, उनका अर्ली एडमिशन और रेगुलर एडमिशन। अब हम आते हैं जी एडमिशन प्रोसीजर या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं इस यूनिवर्सिटी की। ठीक है जी। तो एडमिशन प्रोसीजर में जो इम्पोर्टेंट बात है वो कह रहा है जी, द ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री प्रोग्राम इज 12 सेमेस्टर, ईच प्रोग्राम हैविंग 360 क्रेडिट्स ECTS। ठीक है जी, जो ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। In both programs, the courses are delivered in English, but the clinical training, given the need for doctor-patient communication, is carried out in Romanian. ठीक है जी। अगर आप रोमानिया में लेंगे तो यू शुड नो द रोमानियन लैंग्वेज, और अगर आप जर्मनी में वाला ले रहे हैं तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। Applicants who are eligible to apply to these programs can be citizens of Romania belonging to European Union, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, जिसमें नॉर्वे, आइसलैंड और ये आते हैं, एंड टू द स्विस कन्फेडरेशन एंड ऑल्सो अदर कंट्रीज। द मिनिमम एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स आर स्टेटेड इन सेक्शन 1 आर्टिकल 8 एंड सेक्शन 2 आर्टिकल 17। द अवेलेबल प्लेसेस फॉर दीज प्रोग्राम्स आर वैलिडेटेड। ठीक है जी, वो कहते हैं जी वो हमारी जो भी अथॉरिटीज हैं उसको वैलिडेट करेंगी। The assessment of the candidate will be carried out by the admission board appointed by the rector। ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि एकेडमिक ईयर 22-23 के जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए विल बी डन इन 2 स्टेजेस। अर्ली एडमिशन मार्च अप्रैल में, रेगुलर एडमिशन जुलाई सितंबर में। तो मैंने बोला आपको पहले कि आप अर्ली एडमिशन को प्रेफर करें, जुलाई सितंबर वाले को प्रेफर नहीं करें, देन यू विल बी वेरी लेट और वीज़ा का प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस फॉर बोथ अर्ली एडमिशन एंड रेगुलर एडमिशन विल बी डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड। ठीक है। तो एज सच उन्होंने पहले नहीं बताया हुआ कि कितने लोग होंगे अर्ली में और कितने लोगों को हम एडमिशन देंगे रेगुलर में। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ। जितने मैक्सिमम हो जाएंगे वो पहले कर लेंगे, बाकी बाद में कर लेंगे, या जैसे भी है, या मे भी उसको 50-50 करके उसको डिवाइड करें वो जी। अब फिर आगे जी सेक्शन 1 अर्ली एडमिशन प्रोसीजर। द फॉलोइंग कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर अर्ली एडमिशन: इंटरनेशनल कैंडिडेट्स अंडरगोइंग द लास्ट ईयर ऑफ स्टडी इन अ फॉरेन हाई स्कूल। ठीक है जी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम जब तक FSC कर नहीं लेंगे या A लेवल्स कर नहीं लेंगे हम एडमिशन नहीं ले सकते, विच इज़ रॉन्ग। आप अपने FSC के सेकेंड ईयर में और A लेवल्स के लास्ट ईयर में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, प्रोवाइडेड कि आपके यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग से पहले पहले आपको अपनी फाइनल डिग्री मिल जाए FSC की या A लेवल्स की, यू आर एलिजिबल। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि अगर आप अपने जो है वो इंटरनेशनल स्कूल के लास्ट ईयर में हैं तो यू कैन अप्लाई। इंटरनेशनल रोमानियन कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द हाई स्कूल एंड हैव अ
डिप्लोमा और वन ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है जी, आपके पास आपका डिप्लोमा मौजूद है, आप रोमेनियन कैंडिडेट हैं या इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें उन्होंने कवर कर ली। जो भी स्टूडेंट है और क्वालिफाई कर जाएंगे बाय जुलाई अगस्त सितंबर, दे कैन अप्लाई। और जो पिछले साल वाले हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, दे कैन अप्लाई एज वेल। अच्छा जी, तो एप्लीकेशन वही आ गया जी, ऑनलाइन उन्होंने करना है और नॉन रिफंडेबल जो है वो फीस है 200 यूरो डोजियर प्रोसेसिंग फीस है आपकी। ठीक है जी, नॉन रिफंडेबल, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई करना है। अब डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड, अब ये बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे, वही जो लोग IMET क्वालिफाई नहीं कर सके या जो मतलब अदर ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, तो वो एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो ये एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो भी इंटरेस्टेड है रोमेनिया में अप्लाई करने के लिए, वो इसके मुताबिक अपनी डॉक्यूमेंटेशन अभी से मुकम्मल करना शुरू कर दें, ताकि जैसे ही फरवरी मार्च में आपके एडमिशन स्टार्ट हो तो आपके पास हर चीज़ रेडी हो। यू जस्ट अपलोड उसको, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें पोर्टल के ऊपर और यू आर डन। तो पहला है जी, वो कह रहे हैं जी कि पर्सनल स्टेटमेंट है। ठीक है जी, अल मशहूर कैलिब्री फॉन्ट में आपने करना है, लिखना है एक पेज का पर्सनल स्टेटमेंट। फॉन्ट साइज 11 होगा उसका और 250 से 300 वर्ड्स के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। कैलिब्री फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, साइज 11 होगा और वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इस रेंज में होंगे। तो ये ख़ास एहतियात कीजिएगा, ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। मतलब जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। और नीचे उन्होंने जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपने एड्रेस करना है। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड योर डिसीजन टू अप्लाई, व्हाट विल यू डू टू बी अ गुड स्टूडेंट, डॉक्टर, डेंटिस्ट, व्हाट प्लान्स डू यू हैव विद योर मेडिकल एजुकेशन, which extracurricular activities of yours are you most proud of and why, what is your favorite book and how has it influenced you, are there any unusual circumstances in your life that would make us to consider your application in a different light, describe the world in which you have lived and tell us what you would like to change about it, how do you intend to make an impact। ठीक है जी, ये पर्सनल स्टेटमेंट में ये बेसिकली आपने अपनी डिग्री के अराउंड ही घूमना है कि आप अपनी डिग्री करके आप जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर क्या हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं और आप कैसे जो है वो सिस्टम को इम्पैक्ट करेंगे जाके कि आप उसमें कोई वैल्यूएबल चेंज ला सकें। ये जी पहली रिक्वायरमेंट हो गई, पर्सनल स्टेटमेंट। दूसरी चीज़ है जी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आपके कॉलेज का जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा, कॉलेज का बेसिकली, उससे एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा आपको। स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, साइंड एंड स्टैम्प्ड हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है जी, ये आपके जो है वो FSC का रिजल्ट कार्ड या सनद और A लेवल्स का रिजल्ट कार्ड या उसकी सनद। A signed declaration that the candidate taking Skype interview is on the the one mentioned in the application form। ठीक है जी, कि जो बंदा जो है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा रहा है, जो एप्लीकेंट है, वही इंटरव्यू देगा, कोई और बंदा उसकी जगह पे इंटरव्यू नहीं देगा। इफ एप्लीकेबल, अब ये मतलब छठी रिक्वायरमेंट है, इफ एप्लीकेबल अ सर्टिफिकेट कंफर्मिंग दैट द एप्लीकेंट होल्ड्स एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेट फॉर द लैंग्वेज ऑफ स्टडी। ठीक है जी, सो मैं जनरली अपने सब स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, प्रेफरेबली उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। ऑल्दो बहुत सारी जगहों पे उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन ये आपके प्रोफाइल को बेहतर कर देता है और वीज़ा के टाइम पे भी आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो बुक करें और लाजमन जो है वो उसको कोशिश करें, जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड बैंड उसमें लें। और नंबर 7 रिक्वायरमेंट है जी, इफ एप्लीकेबल प्रूफ ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटी, ह्यूमैनिटेरियन एंड अदर रेलिवेंट अचीवमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट्स
ओनली द एक्टिविटीज प्रूवन विद सर्टिफिकेट्स डिप्लोमास विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है जी। तो ये एडिशनल अगर कोई तकरीर करता रहा है, कोई किसी ने एनजीओ में काम किया है, जैसे लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, ईदी में, या मिसाल के तौर पे किसी हॉस्पिटल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपना जो है वो वॉलंटियर एक्टिविटी का सर्टिफिकेट लगा दें। जो लोग आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, या और कोई फ़न करते हैं, जानते हैं, वो अपना वो सर्टिफिकेट लगा दें। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ आपके क्लेम करने से नहीं होगा, यू हैव टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ और डिप्लोमा जिसकी बेस पे आप वो क्लेम करेंगे। और नंबर 8 है जी पॉइंट, इफ द पेमेंट वाज नॉट मेड ऑनलाइन, अ कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ 150 यूरोज एट द यूनिवर्सिटी कैशियर एज इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पर 150 यूरो कह रहा है और ऊपर हमने 200 यूरो कही एप्लीकेशन डोजियर प्रोसेसिंग फ़ी। अब आई डोंट नो, जब एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट होगा तो फिर उस वक्त पता चलेगा कि एक्चुअल 150 है या 200 है। ये एक फिगर में एक डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 150 इसने बोला है और इसी पेज पे ऊपर इसने ये 200 यूरो डोजियर प्रोसेसिंग फ़ी लिखी है। और ये वो अकाउंट है जिसमें आपने जी फीस पे करनी है। ठीक है जी, बैंक अकाउंट है ये। उसके बाद आर्टिकल 11, ऑल नेसेसरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश। ठीक है जी, यहाँ आपको किसी डॉक्यूमेंट की रोमेनियन में या जर्मन में ट्रांसलेशन नहीं करानी। तमाम डॉक्यूमेंट आपने इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करने हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा लें। ठीक है जी। इफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आर नॉट issued in English, a certified translation into Romanian is required. वो आप सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी करा लें या रोमेनियन में करा लें, दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। Each page of the required document will be scanned and uploaded on our online platform along with all the personal information required by the online application in order to validate your file for the admission procedure. ठीक है जी। तो जो भी ऊपर रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मेंशन की हैं वो सब के सब डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके तो अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे। द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर एनरोलमेंट मस्ट बी आइडेंटिकल टू द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड फॉर अर्ली एडमिशन। एनी फ्रॉड विल रिजल्ट इन एक्सपल्शन ऑफ द कैंडिडेट एंड नोटिफाइबल टू द पुलिस। ठीक है जी। तो ये आपने ख़ास ख्याल करना है कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, वही डॉक्यूमेंट आपने जब यूनिवर्सिटी जाना है तो लेके जाना है। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही डॉक्यूमेंट देने हैं। उसके अलावा एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे पहले आपके पास सिर्फ रिजल्ट कार्ड था, सनद नहीं थी, अब सनद भी आ गई है, तो आप दोनों ले जाएं। अब ये जी अर्ली एडमिशन प्रोसीजर आ गया। ठीक है जी। द अर्ली एडमिशन प्रोसीजर विल कवर द फॉलोइंग स्टेजेस, असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल, पर्सनल स्टेटमेंट सबमिटेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट। ठीक है जी। अब हमने पीछे पढ़ा था कि असेसमेंट करेंगे वो कैसे, तो ये असेसमेंट का उन्होंने बता दिया जी। नंबर 1 जो है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस है। फिर असेसमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर्मर एक्टिविटीज प्रायर टू द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये हाई स्कूल ग्रेड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। अच्छा जी, ये केवलेंस आ गया। ठीक है जी। ओनली द ग्रेड्स इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस obtained during high school will be taken into consideration. ठीक है जी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। बाकी ये उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडीज या ब्ला ब्ला जो भी आप करेंगे वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो स्काइप इंटरव्यू फॉर ईच एप्लीकेंट विच विल बी शेड्यूल्ड एंड अनाउंस्ड इन टाइम। द पर्पज ऑफ द इंटरव्यू इज द evaluation of the compatibility with the medical profession and the English proficiency. ठीक है जी। तो यहाँ भी वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपकी जो है वो असेस कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंट है, इनको खास तौर पे ज़हन में रखें। सो फिर कैंडिडेट विल बी रैंक्ड, ये वही हमने जो पढ़ा कंडीशनल एडमिशन और वो सारी चीज़ें। ठीक है जी।
वो उनकी रैंकिंग की जाएगी, और रैंकिंग में वही 3 चीज़ें हैं, कंडीशनल एडमिशन है, पेंडिंग एडमिशन है और रिजेक्शन है। इस पे पहले हम बात कर चुके हैं, सो दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बोथ कंडीशनल एंड पेंडिंग कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट द ड्यूज। अच्छा जी, अब इसमें पेंडिंग को भी वो कह रहा है कि उसने ड्यूज सबमिट कर देने हैं और नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन टू गेट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। सो रिजेक्शन वाला आउट है, बाकी कंडीशनल और पेंडिंग वाले सब फीस जमा कराएं और होपफुली दे विल बी एडमिटेड। फिर ये रेगुलर एडमिशन प्रोसेस आ गया। Applicants for these programs must possess a high school diploma from an accredited high school in the applicant's country of origin। ठीक है जी। अब ये कंट्री ऑफ ओरिजिन से आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए, जो पाकिस्तान से वही FSC है। रेगुलर एडमिशन कंपटीशन प्रोसीजर हैज द फॉलोइंग स्टेजेस: असेसमेंट ऑफ पर्सनल डोजियर अकॉर्डिंग टू ग्रिड विच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड इंटरव्यू स्काइप। ठीक है जी, ये पहले भी ऊपर बात हो गई इसकी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 19। फॉर रजिस्ट्रेशन ईच कैंडिडेट hands in or sends their application dossier directly to the university by mail or by intermediaries to the following address। या तो किसी बंदे को भेज दें, वो आपका जो है वो डोजियर लेके जाके इन पर्सन सबमिट करा दें, या अल्टरनेटली जो है वो आप बाय मेल बाय कोरियर सर्विस जो है वो आप अपना एप्लीकेशन डोजियर विद इन ड्यू डेट भेजेंगे। डॉक्यूमेंट सेंड बाय ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब आर्टिकल 20 में वो कह रहे हैं जी, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द डोजियर ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है जी, ये दोबारा से थोड़ी बात आ गई, लेकिन थोड़ी इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है। वो था जो आपने अपलोड करना है। अब ये है जो आपने डोजियर डॉक्यूमेंट जो है वो कोरियर के जरिए या इन पर्सन जाके किसी ने आपके बिहाफ पे सबमिट करने हैं। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो सारे आपने प्रोवाइड करने हैं। एप्लीकेंट्स फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स, ठीक है जी, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के जो लोग हैं और स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं, ये बेसिकली उनकी लिस्ट है। और ऑलमोस्ट सेम लिस्ट जो है वो नॉन EU की भी है, एक्सेप्ट 1 और 2 डिफरेंसेस। अब इसमें ये है जी सर्टिफिकेट ऑफ स्टडीज। ठीक है जी, आपका वही 12वीं का जो है वो A लेवल्स O लेवल्स का डिप्लोमा है। ठीक है जी, डिप्लोमा 2 सर्टिफाइड कॉपीज इन द लैंग्वेज ऑफ इशुएंस, 2 सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, प्लस 2 सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इनटू रोमेनियन फ्रॉम अ नोटरी पब्लिक इफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इशूड इन इंग्लिश। द हाई स्कूल डिप्लोमा मस्ट अलाउ द कैंडिडेट एक्सेस टू द हायर एजुकेशन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक हो गया जी। तो पहला आपका वही FSC का सर्टिफिकेट है, सनद है या A लेवल्स है। और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो फिर आपको किसी किस्म की कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो कि आपका रिजल्ट कार्ड है। ठीक है जी, रिजल्ट कार्ड 2 सर्टिफाइड कॉपीज इन द लैंग्वेज ऑफ इशुएंस और 2 सर्टिफाइड ट्रांसलेशन अगर वो इंग्लिश में नहीं है। एंड सिलेबस इन केस ऑफ एप्लीकेंट हु रिक्वेस्ट द रिकग्निशन ऑफ पार्शियल स्टडीज। जी, अब वो जो इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, जो ट्रांसफर एप्लीकेंट होते हैं कि जी हमने यूरोप में ट्रांसफर लेनी है किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से या इवन यूरोपियन कंट्री से। सो दिस इज द पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिलेबस देना है जो आपने प्रीवियसली स्टडीज की हुई हैं। कहीं पे भी अगर आप उनको जाके कहते हैं जी मैं ऑलरेडी 6 महीने कहीं पढ़ चुका हूँ, या मैं साल या मैं 2 साल कहीं पढ़ चुका हूँ, तो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, और पूरा सिलेबस देना है कि उस सिलेबस में आपने क्या कवर किया है। ठीक है जी, तो देन दे विल कंसिडर योर एप्लीकेशन डिफरेंटली। तो हो सकता है उसमें आपको 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 1.5 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर जो है वो आपको एग्जेम्प्ट कर दें डिपेंडिंग अपॉन योर केस।
उसके बाद आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, ओरिजिनल कॉपी, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश और रोमेनियन, ठीक है जी। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है और उसकी अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो उसकी ट्रांसलेशन भी करानी है आपको। मेडिकल टेस्ट में आपने HIV का टेस्ट कराना है और VDRL, ये एक बीमारी होती है सिफिलिस, उसके लिए करते हैं, ठीक है जी। तो आपने HIV जो है वो एड्स के लिए HIV टेस्ट कराना है और VDRL जो है वो सिफिलिस के लिए कराना है। तो ये भी ज़रूरी है आपकी वो जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन है उसके लिए, ठीक है जी। मेडिकल रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपने देना है और अपने GP से एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि आप किसी क्रॉनिक या न्यूरो साइकोलॉजिकल इलनेस में मुब्तला नहीं है, किसी शदीद बीमारी में आप मुब्तला नहीं हैं, आप में कोई कंटेजियस डिजीज़ नहीं है और अदर इलनेसेस नॉट कंपेटेबल विद द फ्यूचर प्रोफेशन, ठीक है जी। इसमें वो TB, मेनली TB का होता है जो आपने कराना होता है, वो एक जनरली आपने एक GP से एक सर्टिफिकेट लिखवाना है, सो ही विल राइट एज इट इज़ कि आपको मतलब ये नहीं है, आप किसी क्रॉनिक बीमारी में मुब्तला नहीं है, न्यूरो साइकोलॉजिकल इलनेस भी कोई नहीं है, कंटेजियस डिजीज़ भी कोई नहीं है और भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। कॉपी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है जी। ये हेल्थ इंश्योरेंस आप कराएंगे वही 365 डेज़ की किसी भी उससे ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से, और ये 365 दिन की होगी, एक साल की। 2 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट, ठीक है जी, पेज 1, 2, 3, 4, आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफाइड कॉपीज़, ठीक है जी। पासपोर्ट का पेज 1, 2, 3, 4 उन्होंने मांगे हुए हैं, जनरली तो एक पेज ही मांगते हैं लेकिन इन्होंने 4 पेजेस मांगे हुए हैं, और आइडेंटिटी कार्ड है उसकी सर्टिफाइड कॉपी मांगी हुई है उन्होंने। जनरली सर्टिफिकेशन तो कोई नहीं करता इनकी, अब उन्होंने कहा हुआ है तो आई डोंट नो वो कैसे सर्टिफिकेशन कराएंगे आप, इसकी पाकिस्तान में तो नहीं होती, ID कार्ड को सेटिस्फाई नहीं करके देता कोई भी, आई डोंट नो, चेक कीजिएगा, शायद अब कर रही हो कोई अथॉरिटी। उसके बाद 4 फोटोग्राफ्स आपने देनी है और ये उसकी डायमेंशन लिखी हुई है, तस्वीर की क्या डायमेंशन होगी। उसके बाद नंबर 9 पे है जी, कंप्लीटेड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जॉर्ज एमिल पैलेड यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक हो गया जी, और कंप्लीटेड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर रिकग्निशन रिक्वायर्ड टू एक्सेप्टेंस स्टडीज 2 कॉपीज़, ठीक है जी। अब ये प्रीवियस स्टडीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं, और ये आपकी एप्लीकेशन दूसरी एडमिशन एप्लीकेशन, इफ एप्लीकेबल सर्टिफिकेट कंफर्मिंग द एप्लीकेटर होल्डर इंटरनेशनली रिकग्नाइज, ठीक है जी, वही आ गया जी, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट आ गया। फिर नीचे वही 12 नंबर पे आ गया ह्यूमैनिटेरियन, और वो जो आपने अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स आर्ट्स में की हुई है। उसके बाद असाइंड CV, ठीक है जी, विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उसके बाद कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इधर फिर 200 यूरो आ गया, ठीक है जी, एट द यूनिवर्सिटी। आई थिंक 2 डिफरेंट फीस हैं ये, 150 यूरो जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फीस है, और डोजियर जो है वो असेसमेंट की फ़ीस 200 यूरो अलग है, तो ये 350 यूरो मेरा ख्याल है इन टोटल बनेगी। इससे तो डिफरेंट वो सिनेरियो लग रहा है। सो डोजियर के लिए 200 यूरो फीस अलग से है, और 150 जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की फ़ीस है, ठीक हो गया जी। ये 14 रिक्वायरमेंट हो गई, और ये नीचे जो है ये वो अकाउंट डिटेल्स आ गई जिसमें आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी स्वीडिश सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उससे, एप्लीकेंट फ्रॉम EU कंट्रीज, इससे हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। रोमेनियन सिटीजन्स, इट इज़ एप्लीकेशन ओनली द कैंडिडेट्स हु डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड एंड वैलिडेटेड, हाँ जी। अब ये वो इम्पोर्टेंट बात कर रहा है कि हम जो है सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन ऑर्डर टू बी इवेलुएटेड बाय नेशनल सेंटर, ठीक है जी। जो भी उनका वो है सेंट्रल अथॉरिटी है वो उसको असेस करेगी। सो 19 नंबर पे वो कह रहा है जी, ओनली कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड एंड वैलिडेटेड बाय द नेशनल सेंटर अंडर द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी एनरोल्ड, ठीक है जी।
जिसको वहाँ से जो है वो एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन आएगी, सिर्फ उनको जो है वो एनरोल किया जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं पहले एक रोमेनिया के हवाले से वीडियो बता चुका हूँ। एज सच जो है वो पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट तो इनकी वेबसाइट पे तो वही मिलती है 80%, ओवरऑल 80%, और जो साइंसेज है उसमें 80%। लेकिन इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल मेरे लिए बड़ा अजीब सा था, क्योंकि मैंने 2018-19 में रेगुलर पता किया था इसी टर्की मॉरिस से, तो उन्होंने कहा था कि नो वे रोमेनिया में कहीं पे भी पाकिस्तानी कैंडिडेट को 80% से कम पे एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अभी इस साल एक पाकिस्तानी कैंडिडेट, उन्होंने काफ़ी एजेंट से भी रब्ता किया एंड एजेंट्स ने उनको बोला कि हाँ जी एडमिशन हो जाएगा, कम नंबरों पे भी हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे से रब्ता किया, मैंने कहा जी नो वे। मैंने उनको वो डॉक्यूमेंट्स भेजे जो उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से थे कि पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को, एप्लीकेंट्स को 80% मार्क्स चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली उनका एडमिशन उन्होंने करवा लिया और लेस नंबर्स पे करा लिया। सो द डॉक्यूमेंट इज़ डिफरेंट और रियलिटी इज़ डिफरेंट। सो 80% नंबर कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है। कम मार्क्स के साथ भी आपका एडमिशन जो है वो रोमेनिया में हो सकता है। सो ये क्लैरिफिकेशन है जो रियल लाइफ में डिफरेंट है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट में देखें, जो उनकी जो एडमिशन ये अथॉरिटी है, जो हायर एजुकेशन सेंटर है उनका, नेशनल सेंटर फॉर रिकग्निशन एंड इक्विवेलेंस ऑफ डिप्लोमास, उनके मुताबिक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उनके मुताबिक 80% मार्क्स नहीं है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। लेकिन उसके बावजूद कम नंबर वालों के भी उन्होंने इक्विवेलेंस भी इशू किया और उनका एडमिशन एक्सेप्ट भी किया है। वेरी स्ट्रेंज। पाकिस्तान वाले ही हालात लगते हैं उधर भी। अब ये है जी, एप्लीकेंट्स फ्रॉम नॉन ईयू कंट्रीज और कंट्रीज नॉट बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन और स्विस एरिया। ठीक है जी। द डोजियर ऑफ द एप्लीकेंट। अब ये पहला पॉइंट वो कह रहे हैं जी, जो ऊपर सारी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले में आई हैं ईयू के लिए, सब चीज़ें वही हैं। ठीक है जी। ये 14 की 14 चीज़ें वही हैं जो यूरोपियन यूनियन के एप्लीकेंट पे अप्लाई होती हैं। सिर्फ एक चीज़ आप पे अप्लाई नहीं होती, और वो है जी, the dossier of the applicant will include the same documents as mentioned in section 2 above, except those mentioned in part 10 of article 20 above। ठीक है जी। तो ये पार्ट 10 जो है वो ये वाला है, ये आर्टिकल 20 और ये पार्ट 10, completed and signed application of recognition। ठीक है जी। रिकग्निशन ऑफ स्टडीज के लिए आपको वो साइंड एप्लीकेशन नहीं भेजनी। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसको पुरानी स्टडीज को रिकग्नाइज कराना मेडिसिन के हवाले से, तो फिर आप भेज सकते हैं। These documents must be authenticated by Romanian embassy in the issuing country or by the apostle। ठीक है जी। तो आपने जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मुराद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आपने भेजने हैं, वो रोमेनियन एम्बेसी जो है आपके मुल्क में, उससे तस्दीक शुदा होने चाहिए। इन ओरिजिनल आप नहीं भेजेंगे, आप उसकी फ़ोटो कॉपी, ओरिजिनल को भी तस्दीक कराइएगा और उसकी फ़ोटो कॉपी को भी तस्दीक कराइएगा, और फ़ोटो कॉपी आप जो है वो एडमिशन के लिए भेज दीजिएगा, ओरिजिनल अपने पास रखिएगा। According to order this issued by Romanian Ministry of Education and Scientific Research, applicants from EU will send the application dossier directly to the university। ठीक है जी। आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को डोजियर भेजना है, और इन द यूनिवर्सिटी it is the university that sends all the documents provided by the applicant to the Romanian Ministry of Education in order to be evaluated by the Department of International Relations of the Ministry, which will deliver the letter of acceptance to studies. Only candidates for whom letter of acceptance was issued can be enrolled। ठीक है जी। तो ये आपकी फाइल आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजेंगे, वो उसको इवेलुएट करेंगे, इवेलुएट करने के बाद जो है वो आपको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करेंगे, एंड देन यू विल बी प्रोसेसिंग योर फाइनल एडमिशन।
अब वो कह रहे हैं जी रैंकिंग का वही क्राइटेरिया जो ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है जी। और कहते हैं जी कि नो अपील कैन बी फाइल्ड रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस। आप असेसमेंट प्रोसेस पे कोई अपील भी नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहे जी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड विल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो हमने लिस्ट देख लिया, आप ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कि वो वेबसाइट पे पोस्ट कर दी जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स मस्ट एनरोल विद इन द स्पेसिफाइड डेट, वो जो भी होगी, ठीक है जी। द यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेज इन इशूइंग ऑफ वीज़ा, ठीक है जी। अब वीज़ा इशुएंस जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वो लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है। वैसे रोमेनियन एम्बेसी में उतना रश नहीं है क्योंकि ये शेंजन एरिया में नहीं आ रहा, तो इस वजह से लोगों का इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा लोगों की इंक्लिनेशन है जो शेंजन कंट्रीज़ हैं, तो वो स्टूडेंट जो हैं मैंने बताया जिन्होंने अप्लाई किया उनको वीज़ा भी जल्दी मिल गया था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टाइमली वो स्टूडेंट रोमेनिया पहुंच गया। For newly enrolled candidates for the academic year 22-23, the tuition fee is 7,500 euros per academic year। ठीक हो गया जी, ये पर एकेडमिक ईयर आपकी फीस जो है वो इतनी है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं जी कि आपको स्टूडेंट्स फ्रॉम द कंट्रीज आउटसाइड यूरोपियन यूनियन और आउटसाइड स्विस फेडरेशन हैव टू पे द होल ट्यूशन फी इन एडवांस फॉर द एंटायर एकेडमिक ईयर बिफोर 1 अक्टूबर 2022। अच्छा जी, अब एडमिशन प्रोसीजर आ गया, ये है जी यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए और नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए। Applicants will be accepted only on the basis of approval of Department of International Relations of the Ministry of Education, which will deliver the letter of acceptance to the studies। ठीक है जी, तो नॉन ईयू के लिए जैसे मैंने आपको बोला कोई एडमिशन टेस्ट नहीं है, तो आपका एक ही क्राइटेरिया है, जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे उसकी बेस के ऊपर उनका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उसका डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आपको असेस करके आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देगा एंड यू विल बी एडमिटेड। अच्छा जी, इन केस ऑफ मोर एप्लीकेंट्स हैव द सेम एवरेज एंड इक्वल टू द लास्ट असाइंड प्लेस, द delimitation will be based on the result from the हाँ, ये आपका जो रिजल्ट होगा ना बेसिकली ग्रेड 12 का, उसकी बेस के ऊपर फिर वो आपकी प्लेस डिसाइड होगी। जिसका रिजल्ट हायर होगा उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी, जिसका रिजल्ट लोअर होगा उसको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। The result of the admission contest will be validated by the admission board through the attention of the candidate posting result to the university. If a candidate decides not, हाँ जी, अब ये एक important चीज़ है, if the candidate decides not to enroll before the start of academic year, the available place will be awarded to another applicant according to the following rules. Candidate eligible for the available place is the one who has an equal average, ठीक है जी, वही जो हमने बात की, और कैंडिडेट रिजेक्टेड विद एन एवरेज इक्वल और ग्रेटर देन द मिनिमम एवरेज, सो वो नेक्स्ट कैंडिडेट को ऑटोमेटिकली जो है वो सीट शिफ्ट हो जाएगी। सो ये है जी पूरे का पूरा जो है वो एडमिशन प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, फार्मेसी और टेक्नोलॉजी टर्गो मॉरिश, ठीक है जी, जॉर्ज एमिल पैलेड यूनिवर्सिटी टर्गो मॉरिश। तो आई होप इसमें मैंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के हवाले से सारी चीज़ें एड्रेस कर दी हैं। तो जो स्टूडेंट जो है वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए विलिंग है या इन जनरल रोमेनिया में विलिंग है, तो रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है ऑल ओवर रोमेनिया जो इस यूनिवर्सिटी की हैं। तो इसके मुताबिक आप जो है वो अपना
एडमिशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, ताकि जैसे ही जो है वो एप्लीकेशन सेशन ओपन हो, आप जो है वो एप्लीकेशन को कंफर्टेबली इन कर सकें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही है। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की रोमेनिया के हवाले से, बस मैं वीडियोस नहीं बना सका। तो अब ग्रेजुअली 1 बाय 1 यूनिवर्सिटीज़ इसकी मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। फिर जो आपको सूट करे आप उसमें बिल्कुल अप्लाई करें। और इटली वाले एप्लीकेंट के लिए भी मैं यही कहूँगा कि सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखें, अदरवाइज यू विल बी नो वेयर फॉर अनदर ईयर। सो अपने टाइम को बचाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये सारी मालूमात एक ही वीडियो में देना ज़रूरी थी, अदरवाइज़ ब्रोकन इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्वेंस फिर उस तरह से बनता नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाती है। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।